जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब वॉलंटियर टर्म होता क्या है? तो मान लीजिए जैसे कि आप इस समय एक छात्र हैं और आप महीने में या फिर सप्ताह में एक दिन ऐसा निकालते हैं जिस दिन आप जाकर के कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और उस बच्चों को पढ़ाने के दौरान आप बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, यानी कि आप कोई फ्री सर्विस दे रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वॉलंटियर। तो वैश्विक स्तर पर वॉलंटियरिंग को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और हमारे यहाँ जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसके द्वारा 1985 में इसके मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस वर्ष की बात करते हैं तो इस वर्ष की थीम है टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। ये इस बार की थीम है। तो याद रखिएगा 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जाता है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में हम लोग जो भी अभी तक वर्ष 2020 में 115 से ज़्यादा पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। हालांकि मेरी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें मैं उस पार्टिकुलर टॉपिक से सारे प्रश्नों को कवर करता हूं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगी। तो एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव वीडियो होगी जिसे आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर लिखित पुस्तक जिसका नाम है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, तो इसका विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम.बी. नायडू जी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अब्दुल कलाम जी के बारे में आपको पता ही होगा, ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई जिसका विमोचन हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी के द्वारा किया गया। पुस्तक लिखा किसने है? तो अब्दुल कलाम जी के साथ इन्होंने काम किया था। डीआरडीओ में भी ये काम कर चुके हैं, इसरो में भी काम कर चुके हैं, और जो हमारे यहाँ पर ब्रह्मोस एरो स्पेस नाम की कंपनी है उसके संस्थापक एमडी और सीईओ रह चुके हैं। नाम इनका है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। तो इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ध्यान रखिएगा इस पुस्तक के बारे में। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि जो हमारे स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी, उनके द्वारा इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी गई है। पुस्तक जब आप खोलते होंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रस्तावना मिलती है शुरुआत में, तो वो जो प्रस्तावना है पुस्तक की उसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रख दिया है? तो ये जो ब्रिज है इसका नाम बदला है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अगर हम लोग इस माजेर हाट ब्रिज की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वहाँ पर इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। तो काफ़ी पुराना ब्रिज हो गया था जिसके कारण 2018 में ये गिर गया था, तो फिर से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया और अब इसका जो नाम है उसको बदल करके जय हिंद नाम रखा गया है, यानी कि अब इसका नया नाम होगा जय हिंद ब्रिज। तो ब्रिज के ऊपर और जो भी हमारे टनल हैं उनके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो नाम बदला गया है, तो पश्चिम बंगाल जो हमारा राज्य है इसकी सीएम है ममता दीदी। तो ममता दीदी के द्वारा इस वर्ष हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में ये जो ब्रिज है इसका नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज रखा गया। कौन सा? जय हिंद ब्रिज रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये राजधानी कोलकाता में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रह डबल प्लैनेट यानी कि कंजुगेट प्लैनेट का निर्माण करेंगे? तो इन दो ग्रहों का नाम है बृहस्पति और शनि, यानी कि जुपिटर एंड सैटर्न। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
ऑप्शन ए यहाँ पर यानी कि बृहस्पति और शनि करेक्ट होगा। ये 3 पे टिक हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा बृहस्पति और शनि के द्वारा यहाँ पर डबल प्लैनेट या ग्रेट कंजुगेट प्लैनेट का निर्माण किया जाएगा। अब ये घटना है क्या? तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 800 वर्षों के बाद में ये जो घटना है वह हमारे सौरमंडल में घटित होने वाली है। घटना क्या है, आइए इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। तो ये है हमारा सन और ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में आपको टोटल मिलेंगे 8 ग्रह, 4 यहाँ पर आपको मिलेंगे यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जिन्हें हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। और ये जो आपको 4 बाहर मिलेंगे इनको हम लोग आउटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अब सारे ग्रहों की खास बात यह है कि ये जो हमारे सारे ग्रह हैं वह एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका पाथ है। अब यहाँ पर घटना क्या होगी? तो इस घटना के दौरान मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पर आपका है जुपिटर और यहाँ पर आपका है सैटर्न। तो घटना के दौरान ये जो दोनों हमारे प्लैनेट हैं वह काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे और इस प्रकार से नज़दीक होंगे कि अगर हम लोग पृथ्वी से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों प्लैनेट एक ही हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे में मर्ज आपको या फिर ओवरलैप की तरह से प्रतीत होंगे। तो इसी घटना को कहते हैं डबल प्लैनेट की घटना और ये 800 वर्षों के बाद में होने वाली है। तो इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा विशेष है। ध्यान रखिएगा 21 दिसंबर को यह पूरी तरीके से दिखाई देगा। हालांकि आपको दिखाई देना तो ये 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पूर्ण रूप से यहाँ पर ओवरलैप की घटना है ये आपको 21 दिसंबर को दिखाई देगी। और घटना होती क्यों है? क्योंकि जो हमारे प्लैनेट हैं उनमें से आपको पता होगा कि सूर्य के जो हमारे करीब वाले प्लैनेट हैं उनको सूर्य की परिक्रमा करने में कम समय लगता है। उसकी तुलना में जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारे प्लैनेट को सूर्य की परिक्रमा करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसको 1 वर्ष लगता है यानी कि 365 दिन। और अगर हम लोग पृथ्वी के 1 वर्ष से कंपेयर करते हैं तो जुपिटर को यहाँ पर 11.86 ईयर लगता है। वहीं पर अगर हम लोग सैटर्न की बात करते हैं तो इसे लगभग 30 वर्ष यानी कि 29.5 ईयर लगता है पूरा परिक्रमा करने में। तो ये जो घटना है इस घटना के दौरान दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, यानी कि जिस प्रकार से हमारा सूर्य ग्रहण होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उसी प्रकार से इस डबल प्लैनेट की घटना में जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारा सैटर्न है उसके बीच में आपको जुपिटर दिखाई देगा। तो इसीलिए इसे हम लोग डबल प्लैनेट की घटना कहते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने पहले SCO YSC 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये जो हमारा पहला संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव हुआ है, इसका उद्घाटन किया हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के साथ साथ जो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्हीं के द्वारा 5 दिनों तक चलने वाले संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया गया। और इस सम्मेलन की खास बात क्या रही? सम्मेलन की खास बात पहली तो ये रही कि पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वह भारत देश के द्वारा की गई। थीम वैसे आपको इसकी नहीं याद रखनी है, फिर भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। थीम इस बार की है शेपिंग SCO साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप यंग साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये इस बार की थीम है, यानी कि जो हमारा विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है या फिर नवाचार है, उसके बीच में जो हमारे संघाई सहयोग संगठन के 8 देश हैं वे आपस में इस प्रकार से समझौता करेंगे कि जो भी हमारे यंग साइंटिस्ट हैं यानी कि युवा वैज्ञानिक हैं उनके दृष्टिकोण को भी समझ सकें। तो ये इस बार की रही है थीम। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये आप देख सकते हैं भारतीय मूल की एक अमेरिकी बालिका हैं जिनका नाम है गीतांजलि राव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इन्होंने काम किया क्या है? तो पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर साइबर बुलिंग होती है, साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए काइंडली नामक इन्होंने एक ऐप बनाया। इसके अलावा
जो हमारा वेब ब्राउजर होता है क्रोम के लिए इन्होंने एक एक्सटेंशन भी बनाया था जिससे साइबर बुलिंग की समस्या को रोका जा सके, विशेष तौर पर बच्चों के बीच में। और इसके अलावा इनके द्वारा जो हमारी पानी होती है, यानी कि जो हमारा वाटर है, उसमें अगर लीड की मात्रा है तो उसका पता लगाने के लिए टेथिस नाम की एक डिवाइस भी विकसित की गई। तो इसी के लिए इन्हें टाइम्स मैगजीन के द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। अब आप यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि इससे पहले टाइम मैगजीन के द्वारा सिर्फ पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। पिछले साल कौन रहा था? तो पिछले साल रही थी वो ग्रेटा थनबर्ग। तो पहली बार इन्होंने किड ऑफ द ईयर के लिए भी एक सम्मान जारी किया है और इससे सम्मानित हुई हैं भारतीय मूल की गीतांजलि राव। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग टाइम मैगजीन की बात करते हैं तो ये अमेरिका की एक बिजनेस पत्रिका है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इनमें से किस शहर में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा? तो हुनर हाट का आयोजन होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ और रामपुर जिले में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आपको हुनर हाट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हुनर हाट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय होता है उसके द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि हुनर हाट में होता क्या है, तो जो भी हमारे देश के छोटे छोटे शिल्पकार होते हैं या फिर जो हाथों से उत्पादों का निर्माण करते हैं उनकी यह एक प्रकार से प्रदर्शनी होती है, यानी कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को यहाँ पर बेचा जाता है। तो इससे जो भी हमारे स्वदेशी हस्तशिल्प के कारीगर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि 18 से लेकर के 27 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आयोजन होगा, वही आजम खां वाला जो जिला है, और 23 से लेकर के 31 जनवरी तक लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। थीम आपको ध्यान रखनी है लोकल फॉर वोकल, ये हुनर हाट की थीम रहेगी। और हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं हमारे मुख्तार अंसार नकवी। कौन है? मुख्तार अंसार नकवी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में विश्व एलपीजी संघ के पहले उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर जो वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन है इसके पहले अध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो श्रीकांत माधव वैद्य है कौन? तो जो हमारे यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। और अब ये जो विश्व एलपीजी संघ है उसके पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, यानी कि इसका पहले कोई उपाध्यक्ष नहीं होता था। तो अब पहली बार इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन की बात करते हैं तो जो हमारे पूरा एलपीजी का नेटवर्क है उसके क्षेत्र में कार्य करने वाली यह वैश्विक संस्था है। इसका मुख्यालय आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं हेनरी कवन। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसके अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य जी इसके पहले उपाध्यक्ष बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत के पहले मोबाइल सीएनजी वितरण इकाई यानी कि मोबाइल सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है हमारे जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ साथ इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सीएनजी के बारे में आपको पता ही होगा, इसे हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग अन्य अपने ईंधन से तुलना करें इसकी, तो इससे जो हमारा प्रदूषण होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो देश में मुख्य रूप से सरकार का लक्ष्य है कि जो सीएनजी से चलने वाले वाहन हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, यानी कि अन्य प्रकार के फ्यूल के ऊपर जो निर्भरता है उसमें यहाँ पर कमी की जाए। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि यह एक प्रकार से हमारा ऐसा फिलिंग स्टेशन होगा जिसके द्वारा चलते हुए सीएनजी को फिल किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो सरकार का ये लक्ष्य है कि अगले 7 से 8 वर्षों में हम अपने देश में 10,000 से ज़्यादा सीएनजी स्टेशन को स्थापित करेंगे। तो सीएनजी का पूरा नाम ध्यान रखेंगे, इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर बात हो रही है फिक्की की और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं उदय शंकर जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं फिक्की की, तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
और इसकी स्थापना जो जेडी बिरला साहब थे उनके द्वारा 1927 में की गई थी गांधी जी के रिकमेंडेशन के बाद में। तो अभी तक संगीता रेड्डी इसकी अध्यक्ष थी, जिनके पिछले साल ही नियुक्ति हुई थी, और अब उनके स्थान पर उदय शंकर जी को यहाँ पर नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और उदय शंकर जी की बात करते हैं तो ये कौन है, तो जो हमारे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए वाल्ट डिज्नी नाम की कंपनी है उसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर। इसके अलावा स्टार और डिज्नी इंडिया के भी अध्यक्ष हैं उदय शंकर। तो ध्यान रखिएगा, अब ये फिक्की के नए अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पासक्स एक्सरसाइज में भाग लिया। तो ये जो पासक्स नाम की एक्सरसाइज है इसमें हमारी जो नौसेना है उसने भाग लिया है रूस की नौसेना के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको एक मैं जरूरी चीज बता दूं, जुलाई में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय नौसेना ने अमेरिका की नौसेना के साथ में पासक्स अभ्यास किया था, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ में किया, और उसके बाद में रूस की नौसेना के साथ में किया है। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि पासक्स नाम का जो अभ्यास है ये एक प्रकार का हमारे नेवी का एक्सरसाइज होता है, जो कि हमारे देश की सेना विभिन्न देशों की नौसेनाओं के साथ में करती है। इस बार जो रूस के साथ में हुआ, इसका आयोजन हिंद महासागर रीजन में किया गया। कहां पर? हिंद महासागर रीजन में इसका आयोजन किया गया। तो मुख्य रूप से इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि जो भी देशों की नौसेनाएं होती हैं उनके बीच में आपसी तालमेल काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि जो भी एक दूसरे देश की नौसेना ने आपस में सीखा है उनको एक दूसरे के साथ में साझा किया जा सके। तो भारत की तरफ से इसमें जो हमारे मिसाइल फ्रिगेट क्लास है INS शिवालिक वह शामिल हुई, और एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS कदमत इसमें शामिल हुई है। रूस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि इंद्र नाम का जो अभ्यास है वह हम लोग रूस के साथ में करते हैं। तो इस साल ये अभ्यास कहां पर हुआ वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, दिनेश शर्मा जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे। तो ये हमारे प्रशासक थे लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अगर आपको याद हो तो पिछले साल ही इनकी नियुक्ति हुई थी लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में, और अभी हाल ही में 66 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया है। दिनेश शर्मा जी की बात करते हैं तो ये पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं, और जो हमारे यहाँ पर IB है उसके भी प्रमुख रह चुके हैं दिनेश शर्मा जी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नीचे कमेंट में ये बता दीजिएगा कि IB के वर्तमान प्रमुख कौन है। IB के वर्तमान प्रमुख कौन है उनका नाम नीचे कमेंट में आपको बताना है। अब आइए कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जब ट्रंप चचा आ गए थे सत्ता में 2016 में, कहां पर? अमेरिका में। उसके बाद में जो भी देश ईरान या फिर वेनेजुएला से तेल खरीद रहे थे उनके ऊपर ट्रंप ने यह कह दिया था कि अगर आप वेनेजुएला या ईरान से तेल खरीदेंगे तो फिर आपको सैंक्शन का सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए इनके द्वारा काटसा एक्ट को भी लाया गया था। तो अब ट्रंप चाचा हमारे जाने वाले हैं, जो बाइडेन जी आने वाले हैं, तो भारत सरकार ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है अमेरिका से, यानी कि जो बाइडेन साहब से, कि हम ईरान और वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना चाहते हैं और आप इसके लिए हमें अनुमति प्रदान कर दें। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक्सिस बैंक ने अभी रिफिफी और वीजा के साथ में मिलकर के जो हमारे MSMEs हैं उनके लिए एक्सिस बैंक रुपीपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। और आप ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण दिवस से एक प्रश्न कि 4 दिसंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। पिछले साल दिसंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, यानी कि 4 दिसंबर को पहला इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स मनाया गया है, जिसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। आपने शायद न्यूज में यह पढ़ा होगा फाइजर कंपनी के बारे में। तो फाइजर कंपनी ने यह दावा किया था कि जो हमने कोविड-19 के वैक्सीन बनाई है उसका स्ट्राइक रेट है 95%, यानी कि अगर ये वैक्सीन 100 लोगों को दी जाती है तो 95 लोगों में ये इफेक्टिव होती है। तो अभी ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने फाइजर से ये कह दिया है कि भैया आप आइए और हमारे यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको आप अपनी वैक्सीन लगाइए। तो ध्यान रखिएगा, फाइजर बायोटेक की जो कोरोना वैक्सीन है इसको मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि नवंबर 2020 में
कौन सा देश सबसे खतरनाक चक्रवात गोनी से प्रभावित हुआ? तो इस देश का नाम है फिलीपींस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह एक सुपर टाइफून था जिसका नाम था गोनी और ये फिलीपींस देश को प्रभावित किया था। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।